सभी का। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। शांति समझौता, संघर्ष विराम, बड़ा ऐलान। जी हां, आज से ठीक कुछ दिन पहले जब वॉशिंगटन और तेहरान की मेज से एक भारी भरकम शब्द निकले तो दुनिया ने राहत की सांस ली। लगा था कि दुनिया की सबसे संवेदनशील समुद्री रग यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अब बारूद की बदबू नहीं आएगी। लगा था कि समुद्र के रास्ते होने वाला दुनिया का 25% तेल व्यापार अब सुरक्षित रहेगा। वादा हुआ था कि अगले 60 दिनों तक ये रास्ता पूरी तरह से टोल फ्री और सुरक्षित रहेगा। संयुक्त राष्ट्र की संस्था IMO यानी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन और ओमान मिलकर वहां महीनों से फंसे व्यापारिक जहाजों को निकालने का रेस्क्यू मिशन चला रहे थे। भारत ने भी अपने 3 तेल टैंकरों को सूझबूझ से, समझदारी से सुरक्षित बाहर निकाल लिया था। लेकिन तभी ईरान की कट्टरपंथी सेना यानी IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने ओमान के रास्ते बढ़ रहे एक कार्गो शिप पर ड्रोन अटैक कर दिया। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध विराम लागू होने के बाद भी पश्चिम एशिया में तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कार्गो जहाज पर हुए ड्रोन अटैक के बाद अमेरिका ने भी ईरान पर बड़ा हमला किया, पलटवार किया। युद्ध विराम लागू होने के बाद भी पश्चिम एशिया में तनाव फिर से बढ़ गया है। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक कार्गो जहाज पर ड्रोन हमला होने के बाद अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जवाबी सैन्य कार्रवाई की और यह सैन्य कार्रवाई इस बात का संकेत है कि दोनों देशों के बीच संघर्ष अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। 25 जून को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे सिंगापुर के कार्गो शिप पर अटैक होता है। अमेरिका ने इस हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि जो युद्ध विराम हुआ है उसका ईरान ने उल्लंघन किया है। इसके जवाब में अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन फैसिलिटी और रडार ठिकानों पर हवाई हमले किए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ड्रोन हमले को युद्ध विराम का मूर्खतापूर्ण उल्लंघन बताया। इस बीच उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने आगे भी ऐसे कदम उठाए तो हिंसा का जवाब हिंसा से ही दिया जाएगा। उधर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपनी भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा में उसका अधिकार है। ईरानी अधिकारियों ने संकेत दिया कि अगर अमेरिका सैन्य दबाव बढ़ाता है तो वो भी जवाब देने का अधिकार सुरक्षित रखता है। और ऐसे में सवाल देखिए अब ये उठ रहा है कि क्या दोनों देशों के बीच हुआ सीज फायर टूट गया है। सवाल ये भी कि क्या आने वाले दिनों में हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो आने वाले दिनों में एक बार फिर से वैश्विक ऊर्जा बाजार पर व्यापक असर पड़ सकता है, क्योंकि ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री तेल मार्गों में से एक है। तो देखिए सवाल आज कई हैं, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। सवाल सबसे पहले देखिए, जब दोनों देशों के बीच समझौता हुआ था तो ईरान की सेना IRGC ने पीठ में छुरा आखिर क्यों घोंपा? साथ ही क्या ईरान के भीतर ही कोई बड़ा आंतरिक सत्ता संघर्ष चल रहा है, जहां वहां की सेना अपनी ही सरकार के शांति प्रयासों को फेल करना चाहती है? और सबसे बड़ा सवाल, जंग की इस नई चिंगारी के बीच खाड़ी में फंसे हमारे 500 भारतीय वीरों की सुरक्षित वतन वापसी आखिर कैसे होगी? इन्हीं तमाम सवालों के आज जवाब ढूंढेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन खास मेहमान जो हमारे साथ जुड़ गए हैं, परिचय करवा देती हूं। विदेश मामलों के जानकार सुधीर सिंह जी हमारे साथ हैं। साथ ही रक्षा विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी हमारे साथ हैं। सर, आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। सबसे पहले सुधीर सिंह जी आपके पास आना चाहूंगी। सर, एक तरफ समझौता होता है 60 दिनों का और 60 घंटे भी ये शांति जो है वहां बहाल नहीं हो पाती है। एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में तनाव है। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या समझे? क्या IRGC ईरान की सरकार के कंट्रोल में नहीं है? क्या ईरान में एक तरह का संघर्ष जो है इस बीच जारी है, खींचतान जारी है, जिसका खामियाजा आज पूरी दुनिया भुगत रही है? देखिए रिया जी, जो ईरान में इस लड़ाई से एक चीज तो जरूर हुआ है, एक पूरा कोऑर्डिनेशन नहीं टूटा है, लेकिन पाकिस्तान में सेना हावी रहती है और ईरान में मुल्ला हावी रहता है। लेकिन ये बैलेंस टूटा है थोड़ा सा, इसलिए कि खोमेनी साहब को तो इन्होंने 24 घंटे में ही अल्लाह का प्यारा बना दिया, तो थोड़ा वैक्यूम हो गया। तो उस वैक्यूम का फायदा जो है ईरान की सेना ने उठाया। लेकिन फिर भी वर्केबल कोऑर्डिनेशन जो है आर्मी और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसमें है।
लेकिन सवाल ये उठता है कि ये फ्रेजाइल एग्रीमेंट तो था, इसलिए फ्रेजाइल है कि ईरान का मानना है अब थोड़ा सा हॉर्मूज का इस तरह का मिसयूज करने के बाद कि ये इंटरनेशनल वाटरवेज नहीं है। जो 1982 का क्लॉज है वो कहता है कि ये वाटरवेज जो है बिल्कुल इंटरनेशनल लॉ के अनुसार आता है। ऑलरेडी इसका 34 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो 34 किलोमीटर में 3-4 किलोमीटर तो इंटरनेशनल हाईवे माना जाएगा। उसकी परिभाषा छोटी होती जाती है, अगर वाटरवेज छोटा होता है, बड़ा होता है तो उसकी अलग होती है। तो उस हिसाब से, चूंकि देखिए इसमें सिर्फ अमेरिका शामिल नहीं है, इसमें भारत के भी हित हैं, चीन के भी हित हैं, कोरिया के भी हित हैं, जापान के भी हित हैं, और पूरे वैश्विक तौर पर मानवता का भी हित है। तो बंद तो ईरान इसको कर नहीं पाएगा, ना ही इसको अपना झील के तौर पर तब्दील कर पाएगा। लेकिन ये एक पक्ष है जो ईरान को समझना चाहिए। आज अमेरिका खड़ा है, कल अगर ये लंबा चलता है 6 महीना, तो भारत और चीन को भी सैनिक हस्तक्षेप करने को मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि लंबे कालखंड तक आप अपने यहाँ अराजकता, हाहाकार तेल और गैस के लिए नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, जबकि देने वाला कोई और है, बीच में वो रोक रहे हैं। लेकिन ईरान और अमेरिका के बीच ट्रस्ट डिफिसिट ज्यादा है, अविश्वास बहुत ज्यादा है, और वो अविश्वास कहीं न कहीं एक गेम कर रहा है कि एक छोटी सी बात भी चिंगारी हो जाती है। तो उसमें मुझे लगता है कि अगर दोनों पक्ष थोड़ा सा भी युद्ध विराम के लिए संजीदा हैं, तो उनको थोड़ा संयम से काम लेना चाहिए, और जब तक बातचीत चल रही है तब तक उकसावे की कार्रवाई में संलिप्तता उनको नहीं रखनी चाहिए। इतना सा निश्चित तौर पर दोनों पक्षों को देखना चाहिए। अब ट्रंप साहब का लीडरशिप है, हम सब जानते हैं कि ट्रंप कितना अनप्रडिक्टेबल है, बाजार से झगड़ा खरीद के लाते हैं। जॉर्जिया मेलोनी के केस में देखिए कि फालतू का जॉर्जिया मेलोनी को उन्होंने भड़का दिया। अब इटली तो कोई अमेरिका का दुश्मन नहीं है, नाटो देश है, लेकिन अपने व्यवहार से ट्रंप साहब बहुत लोगों को आहत कर देते हैं। तो वो व्यवहार ईरान के लिए ट्रंप का तो और भी भड़काने वाला है। इन तमाम मुद्दों के बीच ये कितना टिक पाएगा, नहीं टिक पाएगा, ये हॉर्मूज के अंदर पता चलेगा। क्योंकि हॉर्मूज जब तक सुरक्षित वाटरवेज नहीं बनेगा तब तक इस पूरे सीज फायर का कोई खास मतलब नहीं है। इसलिए आप देखती हैं कि छोटा सा झगड़ा होता है तो ये मामला गड़बड़। बिल्कुल, एक छोटी सी चिंगारी भी मान लीजिए यहाँ पर काफी ज्यादा घातक साबित होती हुई नजर आ रही है। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी भी हमारे साथ है। कुलकर्णी जी, जैसा भी सुधीर सिंह जी ने भी कहा कि काफी पोरस समझौता, काफी फ्रिजाइल ये समझौता था। ऐलान काफी जोर शोर से हुआ, G7 समिट में डोनाल्ड ट्रंप गए, वहां से ऐलान किया कि पीस डील हो गई है, लेकिन उस वक्त भी यही लग रहा था काफी टेम्पररी ये डील है। और अभी भी 60 दिन का जो गैप लिया था, 60 दिन सोचे थे कि एक अच्छा समझौता किया जाएगा और चीजें डिस्कस होंगी, लेकिन यहां पर देखिए एक छोटी सी चिंगारी जो कि बेहद घातक, क्योंकि पहले IRGC की तरफ से ड्रोन अटैक होता है, उसका जवाब अमेरिका भी जोर शोर से देता है। क्या समझा जाए, क्या वजह थी कि IRGC ने वो ड्रोन अटैक किया? बहुत बहुत धन्यवाद रिया। सवाल ये है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर के और ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिसमें 14 बिंदु हैं, वो जो बिंदु जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, 7 दिन के लिए लगातार स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुला रहेगा, जिसमें कोई भी देश उसमें किसी प्रकार से टोल कलेक्ट नहीं करेगा, अनरिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होगा। और सबको लगा कि ये पूरे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अब जो डील होगा 60 दिन के बाद, अगर ये सब कुछ ठीक रहा, तो सबको लग रहा था कि मुझे लगता है कि पांचों की पांचों उंगलियां जो ईरान की है वो घी में है, क्योंकि $300 अरब को उनको मिलेगा रिकंस्ट्रक्शन फंड, बाकी जितने भी उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थे सब हट जाएंगे, जितना भी उनका फ्रोजन फंड थे वो इनको मिल जाएंगे। तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर के जैसे भी है धीरे धीरे करके कोई ना कोई समझौता होगा। लेकिन साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं IRGC को इस बात का जो लगा कि ईरान जो है किसी न किसी प्रकार से 60 दिन तक रुक नहीं पाएगा, क्योंकि जैसे बता रहे थे सुधीर जी कि 12 नॉटिकल माइल्स जो है वो टेरिटोरियल वाटर्स हैं ईरान की तरफ, यानी उत्तर की तरफ से, और ओमान का दक्षिण की तरफ से।
तो अमेरिका क्या कर रहा है, इन सबको कितना भी हो, क्योंकि जो ईरान की तरफ का जो 12 नॉटिकल माइल्स है उसमें माइनिंग का खतरा है, और उस माइनिंग के खतरे के कारण जितना भी ट्रैफिक है वो ओमान की तरफ से पूरा का पूरा डाइवर्ट करके जा रहा है, कुछ एक जो जाता है वो इधर से। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है IRGC जो है कंट्रोल करना चाहता है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को, और अमेरिका जो है वो किसी न किसी तरीके से, क्योंकि ओमान जो है वो GCC एक खाड़ी का देश जो अमेरिका के साथ खड़ा है और उसे खड़ा रहना पड़ेगा आज की तारीख में। तो ऐसे इसमें कहीं न कहीं दोनों की जो मंशा है वो पूरी नहीं हो रही। कुलकर्णी जी, यहाँ पर सवाल ये भी सर कि जिस तरह से IRGC जो है वो अटैक कर रहा है, ड्रोन अटैक्स भी हो रहे हैं, अमेरिका पलटवार कर रहा है, क्या समझा जाए कि IRGC और जो ईरान की सरकार है उनके बीच में ही कोई एक तरह से समन्वय नहीं है? बिल्कुल, क्योंकि अगर आप देखें जिस प्रकार से शुरुआत में हुई तो IRGC को लेकर, IRGC में भी आरागाची को लेकर के, गारिबाफ को लेकर के कहीं ना कहीं देश के अंदर एक अफवाह थी कि ये जो है इन्होंने अपने देश के लिए वो संधि जो है वो पूरी की पूरी ईरान के फेवर में नहीं है। और अब भी जिस प्रकार से IRGC के जो भी चाहे वो डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर हो, जैसे भी हो, और IRGC जो आज के कंट्रोल में जिसके है वाहिदी के हाथ में, तो वाहिदी पहले भी रक्षा मंत्री रह चुके हैं, पहले भी इंटीरियर मिनिस्टर रह चुके हैं, वो जानते हैं। और जिस प्रकार से मुस्तफा खमेनी जो है एक तरफ है, पर कहीं ना कहीं कुछ तो जबरदस्त गड़बड़ है, जो कि IRGC को लग रहा है कि ऐसे ना हो कि अगर संधि हो जाती है कहीं स्टेट ऑफ होर्मुज को, आज नहीं को तो कल अगर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन मिल जाता है तो ईरान को क्या मिलेगा, और ईरान मतलब IRGC को क्या मिलेगा, क्योंकि पूरे इसमें IRGC को कंट्रोल चाहिए स्टेट ऑफ होर्मुज का, जो उन्होंने समझ लिया है कि वेपनाइज करने में ही उनका फायदा है। अगर स्टेट ऑफ होर्मुज वेपनाइज नहीं हुआ तो ईरान तो सभी कुछ गवा बैठा उनकी तरफ से, न्यूक्लियर कुछ भी नहीं, IAEA घुस जाएगा, जो 400 किलोग्राम यूरेनियम है उसके भी वो गवा बैठेंगे, पैसा वो मिलेगा नहीं। जो फ्रोजन फंड $24 अरब मिले हैं, उसमें अमेरिका ने बोला ही है ईरान को, जो भी आपको चाहिए, सोयाबीन चाहिए, तेल वो दूध चाहिए, आपको जो भी चाहिए तो आप हमसे खरीदेंगे। तो फिर ईरान को क्या मिला उसमें? अगर ईरान ने $24 अरब डीपी फंड किए और वो अमेरिका से सामान खरीदा है तो उनको कुछ भी नहीं मिला। वैसे ही रिकंस्ट्रक्शन फंड में भी होएगा, अमेरिका ने कमिट नहीं किया है, खाड़ी के देशों ने कमिट किया है, लेकिन अमेरिका बोलेगा जो कुछ भी रिकंस्ट्रक्शन होगा उस पर ट्रंप का परिवार होगा या ट्रंप के सारे दोस्त होंगे। तो फिर ईरान को क्या मिला? ईरान को अब लगने लगा है कि जो वो लग रहा था सबको पूरे विश्व भर में कि उसकी 5 उंगलियां घी में है, ऐसे नहीं है। ईरान कहीं ना कहीं अपने आप को, खासकर IRGC को लग रहा है कि जो उसका दबदबा था ईरान के अंदर, जिसके कारण पूरा देश एकत्रित हुआ, एक झंडे के नीचे लड़ा, वो कहीं ना कहीं IRGC जो है धीरे धीरे जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। इसलिए IRGC, और जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि IRGC और उनके जो पॉलिटिकल है उनके बीच में कहीं ना कहीं छोटी सी अनबन है, यानी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है और IRGC है उसके बीच वो समन्वय, कोऑर्डिनेशन नजर नहीं आ रही है। ये पूरी लड़ाई अब कुल मिलाकर वर्चस्व की लड़ाई बनती हुई नजर आ रही है। सुधीर सिंह जी, सर सवाल यही कि जब IRGC, ईरान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है जो कि अमेरिका के साथ बातचीत में जुटी हुई है, 14 पॉइंट्स पर सहमति बनती है लेकिन IRGC उसका उल्लंघन कर देता है, फ्री स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर सहमति बनती है, IRGC उल्लंघन कर देता है, क्या समझा जाए? ये जो 60 दिन का गैप लिया, टाइम लिया गया, टाइम बाय किया कि समझौता और पुख्ता किया जाएगा, उस पे तो IRGC बार बार जो है अंकुश लगा रहा है। आगे भी क्या गारंटी है कि ये जो पीस डील है वो एक सक्सेस तक पहुंचेगी? देखिए, गारंटी तो कुछ नहीं है। गारंटी इस बात का है कि ईरान की हालत बहुत अच्छी नहीं है और सत्ता संघर्ष ईरान के अंदर शुरू हो गया। अगर वो सत्ता संघर्ष एक मैनेजेबल लेवल से ऊपर जाता है तो ईरान तो ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा, क्योंकि ईरानी सेना को थोड़ा सा स्वाद लग गया है। अगर आपने शेर भी पाल रखे हैं, शेर आपका बहुत ही आज्ञाकारी है, फिर भी शेर को अगर खून की थोड़ी सी आदत लग गई तो आपको ही चबा जाएगा। वो हाल सेना का है ईरान में, चूंकि वो लंबे कालखंड तक नंबर 2 की भूमिका में रहे हैं। वहां मुल्ला तंत्र ऊपर है, सर्वोच्च लीडर जो कि नॉट सेलेक्टेड बाय द पीपुल बट सर्वोच्च लीडर, द पीपुल हु इज द प्रेसिडेंट हु इज सेलेक्टेड बाय द पीपुल और इलेक्टेड बाय द पीपुल इज नोवेयर।
उसका तीसरा स्थान पर नंबर है जी। तो वहां का स्ट्रक्चर आपको पावर का समझना पड़ेगा। बड़ी मुश्किल से जो आर्मी है वो आगे आ गई है अब जो सिचुएशन बन रहा है उसके तहत। तो वो चाह रही है, कुलकर्णी जी सही कह रहे हैं कि वो चाह रही कि हम एक नंबर पे ही रहें। तो उसका इंटरेस्ट है कि अमेरिका के साथ झगड़ा बरकरार रहे। अगर कोई पक्ष है और उसका इंटरेस्ट जो है टिका हुआ है कि हम झगड़ा करें तो हमारा अच्छा दुकान हमारी चलेगी तो झगड़ा करेगा, तो वो हाल ईरान की सेना का है। लेकिन ईरान की अर्थव्यवस्था बहुत ही नीचे जा रही है क्योंकि लंबे कालखंड से सैंक्शन लगा है और अगर हटता है तो सबसे ज्यादा फायदा ईरान को है। क्योंकि आप भारत का ही ले लीजिए, 2017-15 में हम 13 लाख बैरल पर डे ईरान से तेल खरीद रहे थे, लेकिन आज 0 है। तो अगर कल सैंक्शन हटता है तो हम तो सबसे ज्यादा तेल खरीदने वाले हैं। 55 लाख बैरल तेल हम पर डे का कंज्यूमर है। अब 2030 तक ये 75 लाख बैरल पर डे हो जाएगा। और ईरान हमारे यहाँ से फिजिकली बहुत दूर नहीं है, 15 से 18 घंटे 20 घंटे में हमारे जहाज वहां से तेल और गैस लेके हमारे यहाँ पहुंच जाते हैं वेस्टर्न कोस्ट में। तो हमको बहुत ज्यादा फायदा है और थोड़ा सस्ता भी मिलेगा। लेकिन वो तो बात की बात है। लेकिन अभी अंदर की स्थिति ये है कि पॉलिटिकल लीडरशिप, मुझे ऐसा लगता है, कुलकर्णी साहब शायद मेरे से इत्तेफाक रखेंगे कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो विदेश मंत्री हैं आरगाची और जो उनके गलियाब साहब हैं पार्लियामेंट के स्पीकर, ये दोनों लीडरशिप हैं बेसिकली पॉलिटिकल लीडर्स। प्रेसिडेंट वहां बहुत ही नीचे है। तो ये दोनों चाहते हैं कि समझौता हो जाए और आर्मी चाहती है कि समझौता न हो। तो इसलिए वो ये जो हमला है आप उसको उस नजरिए से देखें कि आर्मी ने डिलीवरेट किया है, ईरान की सेना ने ये डिलीवरेट किया है कि ऐसा करेंगे, ट्रंप भड़केंगे, ट्रंप जवाब देंगे, फिर हमारा हाथ खुल जाएगा। वो ऊपरी तौर पर तो समझौते से बंधा हुआ है आर्मी, लेकिन भीतरी तौर पर वो पलीता लगा रहा है कि भाई आग लग जाए। तो ये स्थिति बड़ी ही विस्फोटक है। अब वो कैसे संभालते हैं ये हमारे आपके हिसाब से तो बाहर है, कैसे संभलता है। क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूशन चाहता नहीं है कि उसकी जो सुपीरियरिटी है वो बरकरार ना रहे। बड़ी मुश्किल से उनको सुपीरियरिटी मिल रही है। तो ईरान डूबे ना है डूबे, लेकिन आर्मी अपनी जो है सुपीरियरिटी साबित करने के लिए आमादा है। इसलिए मुझे लगता है कि इस तरह के हमलों की आशंका आगे भी है और ये जो पूरा सीज फायर है ये खतरे के अंदर है, अंदर ह्यूज डार्क ऑफ इनडिसिसिव सिचुएशन है। यानी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, फिलहाल वेट एंड वॉच की सिचुएशन है। लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी जी, सर अगर ऐसा ही चलता रहा कि छोटी सी चिंगारी फिर बातचीत बिगड़ी, फिर कुछ और हुआ, किसी ने किसी को पोक किया, फिर बातचीत बिगड़ी, तो सर ऐसे कैसे चल पाएगा? कैसे एक ही लाइन पर पहुंच पाएंगे? कैसे समझौता संभव होगा? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है सबसे जरूरी जो है जल मार्ग में से एक है और पिछले 4 महीने से हम यही देख रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक है, कोई ब्लॉकेट कर रहा है, कोई किसी ने ब्लॉक कर रखा है, उससे उसका जो इंपैक्ट है वो पूरे विश्व पर नजर आ रहा है। अब ऐसे में अगर यही चलता रहा तो कैसे एक ही पेज पर पहुंचा जाएगा और आईआरजीसी और पॉलिटिकल लीडरशिप जो ईरान की है वो कैसे एक ही लाइन पर आए? बहुत मुश्किल है रिया, क्योंकि जो वाहिदी हैं, जो आईआरजीसी के बॉस हैं आज, वो पहले रक्षा मंत्री रह चुके हैं, वो पहले इंटीरियर मिनिस्टर रह चुके हैं, तो उनको पॉलिटिक्स का भी ज्ञान है और आईआरजीसी के वो कमांडर हैं। तो वो चाहते हैं, और आईआरजीसी अलग है और आर्मी ईरान की फिर अलग है। तो आईआरजीसी जो है वो पूरा का पूरा कब्जा करके, यानी कि 80% कंट्रोल जो है ईरान में वो आईआरजीसी का है आज की तारीख में। देखिए, और 14 बिंदु जो है, पहला ही बिंदु में आप देखिएगा लेबनान 3 बार कहा गया है। ऐसा कोई समझौता जो अमेरिका और ईरान के बीच में हो रहा है, पहले बिंदु में ही लेबनान लेबनान लेबनान। और लेबनान में आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, जो संधि लेबनान की और इजराइल की हो रही है उसमें हिजबुल्लाह मानने को तैयार नहीं है। हिजबुल्लाह क्या है, वो आईआरजीसी का पिट्ठू है। तो ये जो सब चल रहा है ये बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं होगा जितना सबको लग रहा है। क्योंकि जब तक मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस तरह चलेगा तो ईरान के ऊपर दोबारा युद्ध होगा, ईरान के ऊपर फिर अमेरिका भड़केगा, इजराइल भड़केगा। क्योंकि अब युद्ध ईरान के ऊपर नहीं, आईआरजीसी को खत्म करने के लिए होगा। क्योंकि आईआरजीसी अगर सबको लग रहा है कि आईआरजीसी ही एक बीच में परेशानी का मोल है,
क्योंकि अभी जो जिस प्रकार से उन्होंने एक सिंगापुर फ्लैग के शिप को हमला किया है, ये साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका के नजदीकी जितने भी पाए जाते हैं, और रिटेलिएशन में जिस प्रकार से IRGC ने फिर GCC बेसिस में जहां अमेरिकन बेसिस है वहां हमला किया है, ये क्या दर्शाता है कि अमेरिका को उकसाने की कार्रवाई शुरू है। अमेरिका को उकसाने की कार्रवाई, अगर कहीं किसी को लग रहा है कि सेनेट में या हाउस में ट्रंप हार जाएंगे, वहां ट्रंप नहीं हारेंगे, वहां पे भी ट्रंप जानते हैं किस तरीके से निकलना है अमेरिका के अंदर, और अमेरिका में कितना भी होल है देश को लेकर के एक ही बार में सबको अलग अलग भिन्न विचार हो सकते हैं, पर कोई नहीं चाहेगा कि अमेरिका हारे। ये बात तो साफ होनी चाहिए सबको, चाहे कोई भी राष्ट्रपति हो वहां पर। तो अगर ऐसी हालत में अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं ट्रंप को धीरे धीरे करके फिर से वही होगा, ईरान के ऊपर दोबारा किसी न किसी प्रकार से प्रेशर आएगा, या अंदरूनी ही ईरान टूट जाएगा। क्योंकि अगर 1.2 बिलियन रियाल है $1, तो आप समझ सकते हैं कि आर्थिक स्थिति अब ईरान की क्या है। और ईरान का तेल कौन उठा रहा था? चीन उठा रहा था। 80% तेल चीन उठा रहा था। अगर चीन को भी नहीं लेने को देंगे तो चीन के ऊपर भी दबाव पड़ेगा। फिर चीन क्या करेगा? चीन अभी सिर्फ दूर से देख रहा है और फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। तो अमेरिका की निगाह चीन के ऊपर भी है, अमेरिका की निगाह ईरान के ऊपर भी है कि ईरान का जो तेल है किसी हालत में चीन के कब्जे में नहीं आना चाहिए, पेट्रो डॉलर ही होगा। अगर चीन ये समझता है कि वो युआन में खरीद लेगा तेल तो चीन भी खुल जाए। तो ये अमेरिका के वर्चस्व की बात है कि किसी ना किसी प्रकार से पेट्रो डॉलर नंबर 1, नंबर 2 अमेरिका की सुप्रीमेसी में अगर कोई भी नजर डालता है उसको मानेंगे नहीं। और IRGC जो है कहीं ना कहीं उसका फिर खात्मा करना पड़ेगा अमेरिका को, नहीं तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वेपनाइजेशन में IRGC ने बहुत अच्छी नस पकड़ ली है। वो जानता है कि एक वेपन की तरह जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को अब यूज कर रहा है, और उसे पता है जो लेवरेज है वो तभी मिलेगी जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर उसका फुल कंट्रोल होगा। सुधीर सिंह जी, सर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जैसे ही लोगों को लगा कि चलिए अब पीस डील हो गई है, अब तेल और गैस का कोई संकट नहीं होगा, फर्टिलाइजर का कोई संकट नहीं होगा, लोगों ने राहत की सांस ली थी, तभी जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जो IMO चला रहा था उस पर भी एक तरह से अब ब्रेक लग गया। इसका नतीजा यही हुआ। अब आगे क्या समझा जाए? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का फ्यूचर क्या है? इस जो सीज फायर हुआ उसका फ्यूचर क्या नजर आ रहा है? देखिए, जो सीज फायर है ये तो बिल्कुल प्रॉब्लमेटिक जोन में है, और प्रॉब्लमेटिक जोन में इसलिए है कि दो उसके कारण है। सबसे बड़ा कारण ये है कि ईरान जो है वो आज सत्ता संघर्ष में आपस में अंदर में खुद फंसा है। वो सत्ता संघर्ष ईरान के अंदर चल रहा है, जो कुलकर्णी जी ने भी इसको रेखांकित किया कि किस तरह से ईरान जो है उसमें आर्मी डोमिनेंस अपना बनाना चाह रही है, और पॉलिटिकल लीडरशिप चाह रहा है कि इस झंझट से निकल जाए। नजर यही आ रहा है फिलहाल कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो इस चीज के पक्ष में है कि एक अच्छी डील हो जाए, समझौता हो जाए, युद्ध विराम हो, शांति हो। लेकिन जो IRGC है मुझे लग रहा है वही यहां पर कांटा बना हुआ है। सर माफी के साथ आप दोनों को रोक रही हूं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। देखिए अब सवाल जस का तस है, सीजफायर टूटा, क्या ईरान का वादा झूठा निकला? देखिए जंग की इस नई चिंगारी के बीच सबसे बड़ी बात यही है कि क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जिससे अभी रेस्क्यू चल रहा था, जो जहाज वहां फंसे हुए थे वो निकाले जा रहे थे, उस पर अब ब्रेक लग गया है। सवाल यह भी कि खाड़ी में फंसे हमारे 500 भारतीय वीरों की आखिर सुरक्षित वतन वापसी कैसे होगी? इसी के साथ आज के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे।